नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जस्टिस काल, जो कि एंथोनी की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। देश के कानून की सजाएं तुमने पूरी कर ली, अब बारी है जस्टिस काल की। अब तुम्हारी फाइल एक बार फिर खुलेंगी जस्टिस काल की अदालत में। कौन हो तुम? जस्टिस काल। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। ये कैसी अदालत है? ये क्या बकवास है? चुप रहो, यहां कैदी को सफाई का मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि जस्टिस काल की अदालत में वही अपराधी लाए जाते हैं जिन्हें किसी सफाई की जरूरत नहीं होती। यहां इल्जाम सुनाए जाते हैं, कानून की धाराएं लगाई जाती हैं और उन धाराओं के मुताबिक सजा दी जाती है। तुम हमारी इजाजत के बिना यहां कुछ भी बोलोगे तो अदालत के मार्शल तुम्हें खुद ही अपनी मर्जी से सजा देंगे। ब्लैक कोट, इस पर लगाए गए चार्ज पढ़ो। यस योर ऑनर, ये नशीली ड्रग्स और नकली दवाइयां बेचता था मिलोड, जिसकी सजा ये भुगत चुका है। लेकिन मिलोड, ये अदालत इसके उन गुनाहों की सजा देने के लिए लगाई गई है जो इसके हाथों नहीं हुए, लेकिन इसके कारण हुए हैं। तो इसे इसके उन गुनाहों की फिल्म दिखाओ जिसकी सजा इसे इस अदालत में मिलने वाली है। उसके लिए अदालत कक्ष में अंधेरा करना होगा। प्रोजेक्टर ऑन हो गया। क्लिक। देखो देखो जॉन डिमोलो, ये अपने परिवार का इकलौता बेटा है जिसे तुमने नशे की आदत लगा दी। आज इसकी जुबान सिर्फ यही दो लफ्ज बोलती है, डोज दो, डोज दो। देखो देखो, भूख से तड़पते इस परिवार को देखो। माँ, भूख लगी है, खाना दो ना। इन्हें खिलाने के लिए सिर्फ जहर बचा है मेरे पास। इस आदमी पर थी उस परिवार की जिम्मेदारी जो नशे में डूबकर नकारा हो गया, और वो नशा तुमने इसे दिया। देखो इन अपाहिज बच्चों को जिन्हें पोलियो ड्रॉप्स दिए गए थे, मगर वो सबके सब नकली थे, प्रदूषित थे, जिन्होंने इन्हें अपाहिज बना दिया। प्रोजेक्टर ऑफ कर दिया गया। ये तुम्हारे वो गुनाह हैं जो तुमने किए नहीं, लेकिन हुए तुम्हारे कारण। ये फिल्म बहुत लंबी है, उतनी ही लंबी है तुम्हारे इन अप्रत्यक्ष गुनाहों की लिस्ट। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सारे गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत जॉन डिमेलो को जस्टिस काल दंड संहिता के ड्रग्स एक्ट की धारा 302 के अंतर्गत ड्रग डेथ की सजा देती है। ये सजा तुरंत दी जाएगी। क्लिक। तुम लोग पागल हो, मुझे जाने दो। तुम लोग जो कर रहे हो ये भयानक अपराध है। तुम्हें सजा यही लोग देंगे, मुजरिम डिमोलो, जो तुम्हारे कारण तबाह और बर्बाद हो चुके हैं और अब तड़प तड़प कर अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। काओ, ओह, आह। लेकिन पहले तुम मरोगे। इन लोगों का क्रोध तुम्हें बुरी मौत मारेगा। तुम्हें बचने का मौका दिया जाएगा। काओ। उस शीशी में वो एंटीडोट है जो तुम्हारे खून में घुल रही जहरीली नशीली दवाओं के असर को 90% तक कम कर देगी और तुम मरोगे नहीं। लेकिन तुम्हारे पास उस दवा को प्राप्त करने के लिए है सिर्फ 3 मिनट। वहां तुम नंगे पांव जाओगे। जिंदगी चाहिए तो फर्श पर बिखरे पड़े कांच की परवाह ना करके आगे बढ़ो। डिमेलो को आगे बढ़ना ही था, जिंदगी के लिए ही नहीं। उफ, काओ, उस प्रायश्चित के लिए जो अभी पूरा नहीं हुआ था। उफ, जो लोग मेरे कारण बेसहारा हो गए, बेघर बार हो गए, मैं उनके लिए जीना चाहता हूं। हम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम पीछे लौटोगे तो मार्शल तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। बढ़ूंगा, बढ़ूंगा। मैं अपनी बची जिंदगी का एक एक पल उनके लिए रोटी, कपड़ा और मकान जुटाने में लगाना चाहता हूं,
क्योंकि उनके हाथ मेरे कारण लाचार हुए हैं। मैं अपने प्रायश्चित को कठोर श्रम का रूप देने के लिए जीना चाहता हूं। उफ। काओ। आ तुम जरूर जियोगे। मार्शलों की गनें एंथोनी पर बरस पड़ी। रेट जी भरकर गोलियां चलाओ, क्योंकि गोलियां मुर्दे को मार नहीं सकती। थू थू थू। अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में धसी इन गोलियों को मैं अपने हलक में खींचकर बाहर उगल सकता हूं। काओ। प्रिंस, तूने तो मुझे बताया था कि ये सजा इसे जस्टिस काल ने दी है, पर वो कहाँ है? शायद वो उसे सजा देकर चला गया है, क्योंकि उसे यकीन हो गया होगा कि ये एंटीडोट तक पहुंच पाने में सफल नहीं होगा। रेट खनाक खनाक। पर इसे मैं वहां तक पहुंचाऊंगा, लेकिन पहले मुझे इनका सफाया करना होगा, क्योंकि ये दोनों मुझे इसे लेकर आगे बढ़ते देखकर ताबड़तोड़ गोलियां जरूर चलाएंगे, और कोई गोली डिमोलो को भी लग सकती है। पीछे उलटने से पहले एंथोनी ने उन दोनों का एक एक जूता खींच लिया था। डिमोलो की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। मैं नहीं बचूंगा। ये आत्मविश्वास से भरे शब्द नहीं है। कहो कि तुम बचोगे। ये ठीक कहता है, ये नहीं बचेगा। धाड़ हम्फ। एंथोनी के नीचे गिरते ही दूसरा क्विकर भी उछलकर आया और धाड़। ये समय खराब कर रहे हैं। अब ये दो तरफ से मुझ पर अटैक करेंगे, लेकिन इन्हें पता नहीं कि मेरी आंखें जहां तक देख सकती है, मैं वहां तक टेलीपोर्ट हो सकता हूं। कांच पर गिरने के बाद दोनों की जोरदार चीखें गूंजी थी। आ क्रंच। तुम्हें कांच के बीच नंगे पांव चलकर एंटीडोट प्राप्त करने में बहुत समय लगता, लेकिन मुझे नहीं लगेगा। मैं तुम्हें अभी वहां पहुंचा देता हूं। लेकिन द्रुत गति से चलते हुए इस फैन के पीछे से एंटीडोट की शीशी निकालना मुश्किल है। हाँ, इस पंखे को रोकना होगा। पंखोड़ियों को रोकेगा ये स्केट्स। एंथोनी ने झपटकर एंटीडोट उठाई और ये लो, इससे तुम्हारी जान बच जाएगी। डिमोले ने एंटीडोट की शीशी को मुंह से लगाया और थैंक्स, तुमने मुझे व्यवस्था भरी मौत मरने से बचा लिया। गट। लेकिन ये क्या? दवा का असर नहीं हुआ। एंथोनी, मुझे कुछ हो रहा है। एंटीडोट का असर होना चाहिए, क्योंकि अभी 3 मिनट पूरे नहीं हुए हैं। उफ, क्या हुआ? 3 मिनट पूरे होते ही इसे खून की उल्टी हो गई। जवाब देने के लिए डिमोलो जिंदा नहीं बचा था। काऊ, ये तो मर गया। इसका मतलब ये एंटीडोट नकली है। काऊ काऊ। यह हत्या मेरे हाथों हुई है। हत्यारे के हाथों का हथियार बन गया मैं प्रिंस ने वो खबर इतिहास तक पहुंचाई। जस्टिस काल की पहली सफलता थी ये। हाँ, वो एंटीडोट नकली था। ऐसे नकली दवाओं से हजारों लोगों की जान ली थी इसने। डिमोलो केस की फाइल मैंने हमेशा के लिए बंद कर दी, लेकिन अब ये सिलसिला कभी नहीं थमेगा। जस्टिस काल की अदालत में अब हमेशा लगती रहेगी। जस्टिस काल की अदालत अब हमेशा लगती रहेगी। क्रिन क्रिन। मैं डॉक्टर धवन बोल रहा हूं। मैं जानता हूं डॉक्टर धवन, मुझे इसी वक्त एक ऑपरेशन करना है। क्या इस ऑपरेशन में तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद कई लोगों को नई जिंदगियां मिल सकती है। मुझे कहां आना होगा? एक एम्बुलेंस डॉक्टर डेविड धवन को लेने के लिए पहुंच गई। चलो जल्दी। ये तुम मुझे कहां ले आए? ये तो ऑपरेशन थिएटर नहीं, कोई अदालत है। हाँ, ये जस्टिस काल की अदालत है। फोन पर तुम ही बोल रहे थे? हाँ, 100% मैं ही था। ये सब क्या है? इसे कटघरे में ले आओ। ऑर्डर ऑर्डर। चिल्लाओ मत। यह अदालत है जो तुम्हारे उन गुनाहों को साबित करने के लिए लगाई गई है जो तुम्हारे हाथों नहीं हुए पर तुम्हारे कारण हुए। प्रोजेक्टर ऑन हुआ। ये वो औरत है जिसके पति की मौत गुर्दा निकाल लिए जाने के कारण हुई थी। अपना और अपने 3 बच्चों का पेट पालने के लिए इसे हारतोल मेहनत करनी पड़ रही है।
इसका सुख तुम्हारे लालच की भेंट चढ़ गया डॉक्टर धवन। अपने प्रत्यक्ष गुनाहों की सजा तो तुम भुगत आए, मगर तुम्हारे अप्रत्यक्ष गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। अदालत तुम्हें जस्टिस काल दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत ऑपरेशन डेथ की सजा सुनाती है। इस ऑपरेशन के लिए तुम्हें एनेस्थीसिया दिया जा रहा है ताकि तुम बेहोश हो जाओ। उफ, ये क्या पागलपन। बेहोशी में तुम्हें ऑपरेशन का दर्द नहीं होगा। अपनी जिंदगी में तुम बस यही एक अच्छा काम करोगे। इस ऑपरेशन में तुम्हारे शरीर के जितने भी अंग मैं निकालूंगा वो जरूरतमंदों को लगाए जाएंगे। डीसीपी इतिहास जॉन डिमोलो को आश्चर्य के साथ देख रहा था। ये तो आज ही जेल से छूटा था। इसकी जेब से ये कार्ड मिला है, जस्टिस काल। ये ठीक है कि इसके जुर्म संगीन थे, मगर ये अपने जुर्मों की पूरी सजा काटकर रिहा हुआ था। और जस्टिस काल बड़ा अजीब सा नाम है ये। मुझे आशंका हो रही है एंथोनी कि किसी ने अपने किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए ये नाम धरा है, और वो शायद इस एक कत्ल पर चुप नहीं बैठेगा। मुझे तुमसे केवल यही बात पता लगानी थी इतिहास कि ये आदमी आज की तारीख में मुजरिम तो नहीं था, और ये नहीं था। इतिहास को मोबाइल फोन पर मिली एक और लाश मिलने की खबर। तुम यहां फोर्स भेजो, मैं वहां पहुंचता हूं। डीसीपी इतिहास के लिए यह दोहरा झटका था। यह लाश डॉक्टर धवन की है। इसे भी आज ही रिहा किया गया था। उफ, इसका शायद ऑपरेशन किया गया है। इसकी आंखें भी निकाल ली गई हैं। सर, इसकी जेब से ये कार्ड मिला है। ये काम भी जस्टिस काल का है। एक ही रात में 2 सजाए फाख्ता मुजरिमों को कत्ल करके जस्टिस काल कौन सा न्याय कर रहा है? काऊ। तभी प्रिंस करकसाया। ओह हाँ हाँ, 2 कत्लों ने मेरे दिमाग को उलझा दिया था। कुछ देर के लिए तो मैं ये बात भूल ही गया था, लेकिन मेरी ये भूल किंग के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। मुझे ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अब मेरी आत्मा पहले की तरह स्वतंत्र रूप से मेरी कब्र के पास नहीं रहती। बाय कहकर चले जाने के बाद अपराधियों को सावधान करने जब मैं फिर आया तो मेरी आत्मा तब एक नया जन्म पा चुकी थी। मेरी बेटी मारिया का बेटा, मेरा घेवता किंग, मेरी आत्मा का भी धारक है। मैं जब भी प्रिंस की पुकार पर या किंग द्वारा कोई अपराध देखे जाने पर एंथोनी बनकर कब्र फोड़कर उस अपराधी को खात्मा करने आऊंगा, तो ऐसा तभी संभव होगा जब मेरी आत्मा किंग का शरीर छोड़कर मेरे शरीर में प्रवेश करेगी। और किंग फिर तभी होश में आएगा जबकि मेरी आत्मा मेरा शरीर कब्र में वापस छोड़कर किंग के शरीर में समा जाएगी। हम एंथोनी का सोचना अक्षरक्ष सत्य था, क्योंकि ईश्वर ने शरीर को ही आत्मा का निवास बनाया है। शरीर क्षतिग्रस्त हो जाए तो आत्मा को मृत्यु की प्रक्रिया से गुजरकर शरीर बदलना ही पड़ता है। हाँ मम्मी, भूख लगी है। मगर किंग इस पूरी प्रक्रिया से नावाकिफ था। उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है, फिर आ जाती है। ये बात उसका नन्हा सा मस्तिष्क नहीं जानता था। अरे लवली, तुम, शुक्र है तुम उठ गए। मैंने तुम्हें कितना झिंझोरा, पर तुम तो घोड़े बेचकर सो रहे थे। हाँ, मैं ऐसे ही सोता हूँ। पर लवली, अब तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी रही? भैया को वे इतनी जल्दी नहीं भूल सकते आंटी। मम्मी, क्या लवली के भैया अब कभी नहीं आएंगे नाना की तरह? हाँ बेटे, मैं दुआ करूंगी कि वो तुम्हारे नाना मेरे पापा की तरह कभी भी वापस ना लौटें। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। मगर जस्टिस काल की आत्मा को शांति उन लोगों की मौत ही दे सकती थी जिनके अप्रत्यक्ष अपराधों की सजा उन्हें नहीं मिली थी। हटो हटो, यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? साहब, दुर्घटना हो गई है, ट्रक पलट गया है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।